देखिए रेजोनेंस कर्व, पहला जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ लिखना है यार, मेरे को इसमें एफ ही लिखने में मजा आता है। अब आप एक बार वो जो मैंने एक बनाया था जिसमें मैंने आपको रेजोनेंस समझाया था, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज कर रहा था, आर तो कांस्टेंट है, उसको एक बार देख लीजिए। शुरू वाली फ्रीक्वेंसी में भी जेड की वैल्यू रेजिस्टेंस से ज्यादा आ रही थी और रेजोनेंस के बाद भी जेड की वैल्यू रेजिस्टेंस से ज्यादा आ रही है, लेकिन रेजोनेंस पर जेड की वैल्यू मिनिमम आ रही है, दैट इज 5, है ना। तो जेड और फ्रीक्वेंसी का कर्व अगर आप खींचोगे तो फ्रीक्वेंसी अगर 0 है, आप जेड निकालना चाहते हो, यह आएगा आर स्क्वायर फ्रीक्वेंसी अगर 0 है तो एक्सएल तो कम हो जाएगा और एक्सी बड़ा हो जाएगा, जेड की वैल्यू आर से ज्यादा आएगी। और फ्रीक्वेंसी अगर हाई है, फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो जेड में इसमें एक्सएल बड़ा हो जाएगा एक्सी से और इसमें भी जेड की वैल्यू आर के बराबर आ जाएगी। बट एट रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा और जेड की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी, दैट इज आर। ये तीन बातें हमारे पास हैं। फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो भी जेड की वैल्यू आर से ज्यादा है। मैंने माना मेरे पास आर की वैल्यू है 5, मैंने सर्किट बनाया था आरएलसी जो मैंने आपके लिए एग्जांपल लेते हुए 5। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा जेड की वैल्यू कम होती जाएगी और ये कर्व आएगा आपके पास इस तरह से। रेजोनेंस आ गया। अभी क्या है जेड, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो जेड आर के बराबर हो जाएगा ना। सर आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी कम करने पे वो जेड की वैल्यू कम हो जाएगी। नहीं बढ़ाऊंगा, अभी तो कम है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो। हाँ दोनों केस में ना, ये है मेरे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इससे कम पे भी ज्यादा है और इससे ज्यादा भी ज्यादा है। हाँ तो ये आप बढ़ाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये जो कर्व आता है आपका ऐसा आता है। यहां पर जेड की वैल्यू आर से ज्यादा है, यहां भी जेड की वैल्यू क्या है, आर से ज्यादा है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर एक्सएल छोटा है एक्सी से, यानी कि कैपेसिटिव सर्किट है, और उधर कैसा है, इंडक्टिव। क्यों, क्योंकि आपका एक्सेल चलाएगा अपनी बारी में। इंडक्टिव सर्किट का मतलब यह हो गया कि इसके लिए करंट लैग करेगी, इसके लिए करंट लीड करेगी, और यहां पर करंट का फेज डिफरेंस 0 रहेगा। बनाइए इसको। आइए इसको दूसरे तरीके से समझते हैं एक बार फिर से। मैं कह रहा हूं मेरे पास एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल और एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्सी की वैल्यू एक्सएल से ज्यादा आ जाएगी, सही बात है, ठीक है। और अब मैंने क्या करा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, यहां पे मेरी फ्रीक्वेंसी हाई हो गई। अगेन एक्सएल होता है ओमेगा एल, एक्सी होता है 1/ओमेगा सी। अगर फ्रीक्वेंसी हाई हो गई तो एक्सी की वैल्यू कम हो जाएगी एक्सएल से, आर तो हर जगह है ही सही, बट एक्सएल से बड़ा क्या है, एक्सी। यानी कि यहां पर अगर मैं बात करूं, करंट की बात है,
तो एक्सी में करंट ज्यादा लीड करती है, यानी कि करंट विल लीड। करंट लीड कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया, कैपेसिटर जीत गया, कैपेसिटिव सर्किट है। लेकिन यहां की बात करोगे, एक्सेल बड़ा है, एक्सी कम है, तो एक्सेल बड़ा होने की वजह से याद होगा आपको, अगर एक्सेल और एक्सी की बात करें तो ये ऊपर आ जाएगा और आपके पास फेज डिफरेंस जो आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। और यहां पर फेज डिफरेंस नेगेटिव आ जाएगा। सर वैसे इन डायग्राम्स में करंट तो एक ही जगह से वोल्टेज ऊपर नीचे होगी। हाँ, तो करंट सीरीज था ना, तो सीरीज में सब में करंट तो सेम थी, करंट तो हमने सब में सेम मानी थी, तो वही कह रहा हूं। तो इसमें फेज डिफरेंस नेगेटिव आ रहा था, इसमें फेज डिफरेंस पॉजिटिव आ जाएगा, एक्सेल जीत गया है, इसलिए सर्किट कहलाएगा इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव नहीं है। हाँ, उसमें सिर्फ इंडक्टर होगा, फेज डिफरेंस 90 आएगा फिर। लेकिन एट रेजोनेंस है, अज्यूम का मतलब प्रूफ, जब प्रूफ कर दिया तो अज्यूम कहां करा। तो इस केस में एक्सेल और एक्सी दोनों बराबर होते हैं, जेड की वैल्यू मिनिमम आती है, दैट इज आर के बराबर, फेज डिफरेंस 0 आ जाता है और प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है। अब मैं इसका कर्व बनाऊं तो कर्व कैसा बनेगा, अगर ये कर्व है जेड और फ्रीक्वेंसी के बीच में, मैं थोड़ा इधर बनाऊं, मेरे को जगह ज्यादा मिल जाएगी। तो जेड की वैल्यू कोई भी हो, धीरे 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 कम होगी, होते 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 कितना हो जाएगा, आर के बराबर, और उसके बाद फिर से बढ़ जाएगी। तो ये जो मूवमेंट होगा ये आपका होगा रेजोनेंस कंडीशन। लेकिन रेजोनेंटिव फ्रीक्वेंसी से पहले की अगर बात करूं तो सर्किट कैसा है, कैपेसिटिव। तो इसीलिए मैंने लिखा था ये है आपके पास कैपेसिटिव सर्किट, और इसके बाद कैसा हो जाता है, इंडक्टिव सर्किट, और इस पर कैसा हो जाता है, रेजिस्टिव सर्किट। बस इतनी सी बात है, ठीक है। लिखना है लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो आगे बढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई वर्सेस टाइम फ्रीक्वेंसी, इस कर्व का यूज हम काफी करते हैं। करंट, अब मुझे बताइए अगर जेड कम हो रहा है तो करंट बढ़ेगा, तो ये जैसे से कम होगा वो ज्यादा हो जाएगा, एक मूवमेंट पर करंट मैक्सिमम हो जाएगी, फिर करंट कम हो जाएगी, तो नीचे से इसको घुसा मार दो और क्या, हाय शर्माऊं, अपर कट। ये हो गया मेरे पास रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये हो गया आई मैक्सिमम। अब देखिए अगर मैं इस पे बात करूं, सिर्फ सिंपल सी बात कर रहा हूं, बाकी डिटेल बाद में, कि पावर होता है आई स्क्वायर आर, अगर मैं पावर को हाफ कर दूं तो आई स्क्वायर आर बाई 2 हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, आई बाई रूट 2, आई बाई रूट 2 इंटू आर, यही है ना। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, आई बाई रूट 2। देखो पावर होता है आई स्क्वायर आर, अगर मैं मैक्सिमम पावर की बात कर रहा हूं तो आई नॉट स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, ये मैक्सिमम पावर है। अगर मैं हाफ पावर की बात करूंगा यानी कि पी नोट बाय 2, ये वैल्यू मैं यहां रखता हूं, पी नोट की वैल्यू क्या है, काट पीट करके देखो, आई की वैल्यू आई नोट बाई रूट 2 आई,
अगर कोई दिक्कत है क्या? डाला क्या? कुछ नहीं है, यहां पर मैंने हाफ पावर, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि हाफ पावर जब होगा तो करंट कितनी होगी। तो अगर P की वैल्यू में हाफ पावर डाल देता हूं, मैक्सिमम पावर ये है, तो करंट कितनी जानी चाहिए, I0/√2। यानी कि अगर सर्किट में I0/√2 करंट जा रही है तो सर्किट में पावर कंजम्पशन कितना है, आधा, है ना। हाफ पावर के लिए कितनी करंट चाहिए, I0/√2। तो कहीं साइड में आप ये बात लिख लीजिए, ये मैं करा चुका हूं आपको इलेक्ट्रिसिटी में, आप जाकर के देखना, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो। देख लो, एक सेकंड रुक लो, ऐसे भी देख लो, आपको जो इजी लगे लिख लेना। P इज इक्वल टू I²R, इफ I इक्वल टू I0/√2, तो P हो जाएगा I0/√2 का स्क्वायर, तो P हो जाएगा आपके पास, तो अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूं तो ये कितना हो जाएगा, I0² हेयर I0² को मैं P0 कह सकता हूं, यानी कि पावर कितनी आ गई, P0/2। यानी कि करंट की वैल्यू अगर I0/√2 आ जाती है तो पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ। तो और ये आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। ये देखिए, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो जिससे जेड चेंज होता है, उसकी वजह से करंट चेंज होती है, उसकी वजह से पावर भी चेंज हो रही है। तो ये जो F1 फ्रीक्वेंसी है जिसमें करंट की वैल्यू I0/√2 हो जाती है, इसको हम बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ऐसा ही F2 पे भी हो रहा है, ऐसा ही F2 पे भी हो रहा है, ये भी आपके पास है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। फर्क सिर्फ इतना है कि ये वैल्यू इससे कम है, तो इसको हम बोलेंगे लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, और इसको हम बोलेंगे अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, और इस चीज को हम बोलते हैं बैंडविड्थ, दैट इज F2 माइनस F1, इसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। अब कई बार इफेक्टिव करंट क्या होगा? वीडियो जा रही है, आ रही है, ऐसा सबके साथ हो रहा है क्या? सर एक दो बार हुआ था। अब सर अभी तो ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। नहीं हो गया था। ठीक है, हाँ, तो इसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। कई बार आपको ये कर्व जो है ये f की जगह ओमेगा करके भी दे देगा, तो ओमेगा का मतलब सिर्फ 2πf है, तो जो f का होगा वही ओमेगा का भी हो जाएगा। तो कई बार आप डेल्टा ओमेगा भी लिखेंगे यहां पर, तो ω2 माइनस ω1 कर देंगे, ये इसकी जगह आप, मतलब दे विल रिप्लेस, F0 की जगह ω0 मिल जाएगा, F1 की जगह ω1 मिल जाएगा, F2 की जगह ω2 मिल जाएगा, और कुछ नहीं है, सिर्फ f की जगह ओमेगा कर देंगे, और डेल्टा ओमेगा की जगह, सॉरी डेल्टा f जो बैंडविड्थ है उसकी जगह डेल्टा ओमेगा कर देंगे। तो ये आपका रिप्लेसमेंट चलता रहता है। बनाइए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने लायक है इस पूरे चैप्टर में। अगर आपके पास समझने लायक कोई चीज है, क्यों हम ये ऐसी पढ़ा रहे हैं, उसकी खास वजह है ये कर्व। हेडिंग डालिए, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। मैं दो कर्व आपके सामने खींचता हूं, करंट और फ्रीक्वेंसी का, आरएलसी सीरीज सर्किट के लिए। दोनों सर्किट पे हम लोग कमेंट करेंगे और फिर हम देखेंगे चीज क्या है। ये एफ की जगह ओमेगा भी आ सकता है। ये मेरे पास करंट और फ्रीक्वेंसी के तीन कर्व हैं। इस कर्व की खास बात देखिए, ये इसकी मैक्सिमम करंट है, ये भी ऑलमोस्ट मैक्सिमम करंट ही है, ये भी ऑलमोस्ट मैक्सिमम करंट है। यानी कि इस फ्रीक्वेंसी से लेकर के इस फ्रीक्वेंसी तक सर्किट में ऑलमोस्ट करंट मैक्सिमम जा रही है। रेडियो की बात करता हूं, रेडियो ट्यूनिंग मैकेनिज्म की बात करता हूं। आपको उस फ्रीक्वेंसी पर, जिस सपोज करो आप 92.8 सुनना चाहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि 92.8 पर
सिर्फ 92.8 वाले चैनल की ही भी आवाज आए या बाकी सबकी भी आ जाए? ठीक है, सपोज कीजिए ये फ्रीक्वेंसी है 92.8, ये है आपके पास 90.7, ये है 95.4। क्या आपके रेडियो में 92.8 पे करंट आ रही है, आपको उसकी आवाज सुनाई दे रही है? करंट ज्यादा तो आवाज ज्यादा, क्लियर। क्या 90.7 की आवाज कम मिलेगी आपको? वो भी तो सुनाई देगी ऑलमोस्ट, उसके लिए भी तो करंट आपके डिवाइस में ज्यादा है, इसके लिए भी करंट ज्यादा है। तो आपको ये तीनों फ्रीक्वेंसी एक साथ मिलेंगी, और तीनों ही क्यों नहीं, इसके बीच की सारी फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देने वाली है कि नहीं? ये अच्छा सर्किट है या बेकार सर्किट है आपके लिए? इसको हम बोलते हैं पुअर क्वालिटी सर्किट। एग्जैक्टली। इसकी क्या खास बातें हैं? पहली बात, सर्किट इज इन रेजोनेंस फॉर द लॉन्गर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक तो ये बात, दूसरा इसमें मैक्सिमम करंट कितनी आ रही है? कम आ रही है, इज लो, क्लियर। यहां बात करते हैं, ये थोड़ा सा शार्प हो गया, और इसके बाद अगर थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी मैंने कम करी है तो उसके लिए करंट काफी कम हो गई, तो इसके लिए मैं कह सकता हूं कि अगर मैं बात करूं 92.8 पर, तो उसी की आवाज, उसी के लिए करंट सबसे ज्यादा आ जाएगी, और वही आवाज आपको ज्यादा सुनाई देगी, बाकी की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। तो इसको बोलते हैं गुड क्वालिटी सर्किट। सर्किट इज इन रेजोनेंस फॉर द स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। सही बात है, और ये इसके इंटरमीडिएट कंडीशन है, यानी कि ये बेटर है बट वो बेस्ट है। इसको हम बोलते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। जितना ये रेजोनेंस कर्व शार्प होगा, आपकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी हो जाएगी। अब कैसे होता है? अगर करंट कम आ रही है तो इस सर्किट में आर हाई है, यानी कि उस डिवाइस में अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो बैड क्वालिटी का सर्किट हो जाएगा, और अगर इसमें आर कम है तो किसी सर्किट की क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो उसमें रेजिस्टेंस आपको कम करना पड़ेगा आरएलसी सीरीज सर्किट में। और ये पुअर क्वालिटी है, ये अच्छी क्वालिटी का है, इसको बताने के लिए हमने एक फिजिकल टर्म निकाल दी जिसको हम बोलेंगे क्वालिटी फैक्टर। जिसके लिए क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है वो गुड क्वालिटी सर्किट, और जिसके लिए क्वालिटी फैक्टर कम है वो बैड क्वालिटी सर्किट। बनाइए इसको, तो आप ये भी लिख लीजिए, Q की वैल्यू कम होगी। Q क्या है? क्वालिटी फैक्टर। अगला टॉपिक है हमारा और यहां पर Q की वैल्यू हाई होगी। चलिए आइए समझिए, हेडिंग डालिए क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, अगर आपको क्वेश्चन में क्वालिटी फैक्टर निकलवा रहा है तो समझ जाना सर्किट रेजोनेंस में। पहली बात लिखिए, इट इज कैलकुलेटेड ओनली एट रेजोनेंस। इट इज कैलकुलेटेड ओनली एट रेजोनेंस। इट इज कैलकुलेटेड ओनली एट रेजोनेंस। और यह दिया जाता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन डेल्टा एफ या ओमेगा नोट अपॉन डेल्टा ओमेगा।
या इसकी वैल्यू निकलती है एक्सएल अपॉन आर या एक्सी अपॉन आर या 1/r अंडर रूट एल अपॉन सी या एक्सएल एक्सी रूट अपॉन आर, ये सब एक ही फॉर्म है। आपको पता है रेजोनेंस पर एक्सएल तो एक्सी के बराबर होता है ना, तो एक्सएल अपॉन आर लिखो या एक्सी अपॉन आर लिखो। अगर आप इसको देखो, इसको स्क्वायर करके रूट लिख दो तो क्या बुरा है? मैं लिखता हूं एक्सी अपॉन आर, मैं इसको एक्सी इंटू ऐसा कर दूं तो बुरा है? और एक्सी को मैं एक्सएल भी लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा ओमेगा एल 1/ओमेगा सी अपॉन आर। यही तो आया, ओमेगा ने ओमेगा को काट दिया, ठीक है। हैं? रूट के अंदर आर, हाँ आर स्क्वायर हो जाएगा तो बाहर हो गया ना, ओमेगा ने ओमेगा को काट दिया तो 1/r एल अपॉन सी आ गया। कैसे भी कर लो, ये सब एक ही फॉर्मूला है। देखिए अगर आप इसकी बात करो तो इसके लिए अगर आई नोट बाई रूट 2 यहां है तो F1 यहां है, F2 यहां है, तो डेल्टा एफ ज्यादा है। जितना डेल्टा एफ कम होगा उतना ही सर्किट शार्प होता जाएगा। तो ये देखिए जितना डेल्टा एफ कम होगा सर्किट शार्प होता जाएगा, ठीक है। अब डेल्टा एफ कैसे कम कर दोगे आप? इसके लिए तरीका है रेजिस्टेंस। टू इंप्रूव क्वालिटी फैक्टर रेजिस्टेंस मस्ट बी लोअर। यही है क्वालिटी फैक्टर को बढ़ाने का तरीका। अगर आर की वैल्यू कम करोगे तो क्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी। लिखिए इसको, आर कम होगा, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस जितना ज्यादा बड़ा क्यू होगा उतना ज्यादा शार्प। बिल्कुल तो सर एक्सएल और एक्सी चेंज करने से तो फर्क पड़ेगा। बताऊंगा ना। एक्सएल एक्सी चेंज कर दोगे तो रेजोनेंस नहीं रहेगा ना, रेजोनेंस में दोनों बराबर होते हैं ना, लेकिन अगर हम एल या सी चेंज कर रहे हैं तो रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, फिर सर्किट ही बदल दिया ना आपने। और आइए इसके लिए, इस सर्किट के लिए रेजिस्टेंस R1, इसके लिए R2, इसके लिए R3, इसके लिए R4। बताइए R1 R2 R3 का क्या रिलेशन है? सबसे ज्यादा क्या है? R1 R2 R3 क्या है? R1 सबसे ज्यादा है, R2 R3 R4, R4 सबसे कम है। क्वालिटी किसकी अच्छी है? फोर्थ वाले की, ठीक है। लिख लो इसको। कई सारी बातें हो सकती हैं यार चलते नहीं तो कई बातें हो सकती हैं। एसएमपीएस खराब है, ठीक है, उसका रेक्टिफायर काम नहीं कर रहा, सप्लाई नहीं जा रही, कैपेसिटर खराब हो गया, बहुत सारी बातें यार क्यों भाई क्या बोल ओके हाँ मैं कुछ और बात कर रहा था। लिखिए ट्यूनिंग मैकेनिज्म ऑफ रेडियो सर्किट। अच्छा ये उन रेडियो की बात कर रहे हैं जिनमें कोने पर ये होता है ना घुमाने वाला, तो अंदर एक वायर इस तरह से घूमती है अंदर, जो कि कैपेसिटर की प्लेट्स की डिस्टेंस चेंज करती है। और आपको पता है कैपेसिटर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। अगर ये डिस्टेंस चेंज हो जाती है या कम हो जाती है तो कैपेसिटर चेंज हो जाता है। तो आप बेसिकली क्या करते हो, आप ट्यूनिंग मैकेनिज्म में इसको घुमा करके सी चेंज करते हो, सी चेंज करते हो जिसकी वजह से एफ चेंज हो जाता है। सपोज कीजिए ये आपके सर्किट का कर्व है, आप इस वक्त यहां पर हो, आपको सुनना है 92.8, आप यहां पर हो
तो आपको उसके लिए करंट ज्यादा नहीं जा रहा है, इसलिए वो पर्टिकुलर चैनल सुनाई नहीं दे रहा है। फिर आपने सी चेंज कर दिया इसको घुमा करके, तो अब आप इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो। जैसे फ्रीक्वेंसी 92.8 होगी आपके पास, उसके लिए करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और वो सर्किट आपको वो बैंडविड्थ वो चैनल आपको सुनाई देने लग जाएगा। क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपका जो रेडियो होता है इसकी एक आरएलसी मैकेनिज्म पर एक फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है F1। अब वहां से जो ब्रॉडकास्ट आ रहा है, सपोज करें 92.8 पे सेट कर रखा है, वहां से तो सारे चैनल का सिग्नल आ रहा है, 92.8 का भी आ रहा है, 97 मतलब चैनल भी नहीं आ रहा है, 93.5 93 2.8, ये कौन सा चैनल आता है बे? अच्छा अच्छा, चलो 101.5 भी मान लेते हैं। अब क्या होता है, इन तीनों सिग्नल यहां पर आ रहे हैं। जैसे आप इसका सी चेंज करते हो और इसकी फ्रीक्वेंसी 92.8 हो जाती है, तो ये वाले सिग्नल के लिए करंट आपके पास बढ़ जाएगा और आपको वो चैनल सुनाई दे जाएगा। आपने इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करके 93.5 कर दी, तो इस वाले चैनल के लिए करंट आपका बढ़ जाएगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट। आपने स्टार्टिंग में लिखा था, ये सिर्फ उसी सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, उसी सिग्नल की करंट मैक्सिमम करता है जिसके साथ ये रेजोनेंस में आ जाता है। अगर आपने इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज, ये आप बेटा पूरा मैकेनिज्म तो हम नहीं समझ सकते यहां पर, ठीक है, बट इतना आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूं कि हम इसको जब चेंज करते हैं, आप, मैं डिजिटल वाले की बात नहीं कर रहा, वो ऑटो स्कैन पे चलता है, वो उसमें जो क्या नाम है, कैपेसिटेंस चेंज कर करके पूरी फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी है इन्होंने एक साथ, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बट पहले वालों में ऐसा ही होता था, इसको घुमाते थे जिससे आपका सी चेंज हो जाता था, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती थी इस सर्किट की, और वहां से तो सारे चैनल आ रहे हैं। तो जैसे आपने इसको चेंज करके 92.8 करा, तो इनके लिए करंट मैक्सिमम नहीं होगा। ये चैनल आप ये मानिए कि ये रहा आपके पास 93.5 101.5, ये 92.8 है। तो जैसे आप इसको 93.5 पे सेट करोगे और आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी 92.8 पे सेट है, समझना, तो 92.8 पे आपने सेट करी है और ये इससे मैच कर गया, तो इसके लिए रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 92.8। लेकिन 93.5 101.5 के लिए करंट इसमें मैक्सिमम नहीं आएगा, इसलिए उस मोमेंट पे आपको यही सिग्नल सुनाई देगा, ये सुनाई नहीं देगा। अब आपने क्या करा, इसको चेंज करा, आपने क्या चेंज कर दिया, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। अब आपके पास सर्किट बन गया ये। अब 92.8 के लिए करंट क्या हो गई, कम, और 93.5 के लिए करंट क्या हो गई, मैक्सिमम। तो अब इस केस में आपके पास 93.5 सुनाई देगा। अब आपने सी और चेंज कर दिया, आपने रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, अब ये सर्किट आपके पास ऐसा हो गया। अब आपके पास 101.5 के लिए करंट मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तरह से आप सर्किट में रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाते हो, और वो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से जैसे मैच करती है उसके लिए करंट ज्यादा आ जाती है। तो ये सिर्फ उसी करंट को ज्यादा, उसी सिग्नल को एक्सेप्ट करता है जिसके साथ ये रेजोनेंस में आता है। इसीलिए आरएलसी सर्किट को हम बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट। तो इतना डिटेल में नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है हमारे सिलेबस में। हाँ, सारी चीजें इसी पे चलती हैं। कौन सी चीजें जो इसी पे, कॉम्बिनेशन यूज होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग। जो डिजिटल है उसमें कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन यूज होते हैं। हाँ, अंदर की तरफ, हाँ हाँ, लेकिन अगर रेडियो तो नहीं 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 नहीं। तो ये क्या होता है ना, ये सेट कर देगा कि भाई मेन, अब इसमें सिर्फ यही थोड़ा ना कि आरएलसी सर्किट, उसमें और भी तो सर्किट है, ठीक है। मैं आपको फिर से हर पिछली क्लास में भी वार्निंग दे रहा हूं, इसमें भी वार्निंग दे रहा हूं कि बहुत ज्यादा स्कूल की क्लासेस में मत उलझिए। जरूरी नहीं है सारी क्लासेस अटेंड करना, जरूरी है अपने बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। 11th और 12th में यही बड़ा फर्क हो जाता है। आप अगर नवंबर या दिसंबर में प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। पिछले साल मैंने नवंबर में दबाव डाला था कि रिवीजन स्टार्ट कर दो, बट इस बार मैंने अक्टूबर से डाला है, ठीक है। ये काम कीजिए। फिजिक्स में अगर आपका हाथ स्ट्रांग हो गया और केमिस्ट्री में उधर से आपको ऑर्गेनिक आती है,
तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है।